वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ दिल्ली IIS सीसापुर। आज के सेशन में हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन के पार्ट थर्ड की। ठीक है, तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा कि सिंप्लीफिकेशन ऑन वी बोर्ड मास कैसे करते हैं। तो वी बोर्ड मास के बेसिस पे हमने प्रायोरिटी पढ़ी थी। सेकंड में हम फ्रैक्शन की चीज़ें समझे कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, सिंपल फ्रैक्शन क्या होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन और बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी। तो आज फ्रैक्शन का पार्ट सेकंड है जिसमें हम बेसिकली डेसिमल फ्रैक्शन की बात करेंगे। तो डेसिमल फ्रैक्शन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस प्ले करता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं डेसिमल में। बेसिकली क्या होता है, बार वाली वैल्यूज़ कभी कभी आपके सामने आ जाती हैं बार से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। प्योर मिक्स्ड वैल्यू, प्योर रिकरिंग वैल्यूज़, तो उनको कन्वर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज का सेशन उसी पे बेस्ड है। आई होप आपको सेशन पसंद आएगा। लास्ट तक देखिए वीडियो को और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन के पार्ट थर्ड की। तो इसमें है क्या, डेसिमल फ्रैक्शन। और हमारी आज हाइलाइट्स क्या हैं वो भी हम जल्दी से देख लेते हैं। तो आज की हाइलाइट्स की बात करें तो हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, डेसिमल फ्रैक्शन एक्सपेंशन, कैसे प्रसार किया गया है हमारा दशमलव भिन्न का वो बताया गया। फ्रैक्शन बिटवीन रैंडम फ्रैक्शन, जैसे हम मान लेते हैं कोई दो हमने रैंडम ले ली। रैंडमली का मतलब कोई भी उठा के फ्रैक्शंस ले ली, तो उनके बीच की हम जब फ्रैक्शंस निकालते हैं तो उनको कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो उस पर भी आज चर्चा होगी। ठीक है, फिर बात करें हम मिडिल फ्रैक्शन। मिडिल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे आप बेसिकली एवरेज निकालते हैं। एवरेज में क्या करते हैं, जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन होते हैं अपॉन जितनी क्वांटिटीज़ होती हैं, बस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा। ठीक है, फ्रैक्शन बिटवीन कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन, जैसे कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार फ्रैक्शनों के बीच क्या फ्रैक्शन। जैसे मान लिया मैंने 3/4 और 4/4, ये क्या है, हमारी कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन है। इसके बारे में भी और आगे बात करेंगे। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास कोई बार की वैल्यूज़ आ जाती है तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। और कोई हमारे पास जैसे मिक्स्ड बार वैल्यूज़, जैसे मिक्स्ड बार वैल्यूज़ वो भी बात करेंगे, तो उनको कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो आज हम डेसिमल फ्रैक्शन पूरा ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो डेसिमल फ्रैक्शन की बात करें तो वो आखिर होता क्या है। तो डेसिमल फ्रैक्शन की मैं बात करूँ तो डेसिमल फ्रैक्शन मतलब दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न वो भिन्न होती है जिसके डिनोमिनेटर मतलब हर में 10 की घात, मान लीजिए 10 की पावर लगी हो, 10 हो या 10 की कोई पावर हो। कहने का मतलब ये एग्जांपल से ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास फ्रैक्शन 5/10 है मान लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा 0.5 एक दशमलव भिन्न को बना रहा है। तो मतलब रिक्वायरमेंट क्या हुई दशमलव भिन्न की, कि आपके पास डिनोमिनेटर में या तो 10 हो या 10 की कोई पावर हो। मान लीजिए यहाँ पे क्या 10 की कोई पावर का मतलब क्या, 10 की पावर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ऐसे इनफाइनाइट तक आपकी 10 की पावर होनी चाहिए। तो मैं क्या कह दूंगा, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 5/100 और 0.05। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी डेसिमल फ्रैक्शन। तो मैं उन्हें डेसिमल फ्रैक्शन बोल सकता हूँ जिनके हर में 10 या 10 की घात हो। ठीक है, तो उन्हें हमने क्या बोल दिया, डेसिमल फ्रैक्शन। अब इनका प्रसार पढ़ना है हमें। मतलब पहले तो हम पढ़ लेंगे कि क्या क्या फेस वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू, क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि डेसिमल में आपको ये चीज़ें नहीं पता तो आप क्वेश्चन ईजिली नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो ये तो बात थी हमारी डेसिमल फ्रैक्शन की। अब बात कर लें जल्दी जल्दी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है, इनकी बात कर लेते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं। तो आपने देखा दशमलव भिन्न में कोई भी अगर हमारे पास फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर या तो 10 हो या 10 की पावर में हो, तो उसे हम क्या बोल देंगे, डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। इसको हम एक एग्जांपल से लेंगे। कोई भी हमने एक नंबर ले लिया, सपोज जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 245.6.1378, ये मैंने एक नंबर ले लिया। तो हम इनमें कैसे हर एक इंडिविजुअल डिजिट का फाइंड आउट कर सके, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, दोनों चीज़ें कैसे पता कर पाएँ, तो उनके बारे में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा दशमलव है, यहाँ पे सभी को पता है दशमलव मतलब पॉइंट। ठीक है, फिर बात करते हैं एक हमारी पोजीशन होती है दशमलव से लेफ्ट साइड, एक होती है राइट साइड। तो हमें बस इतना याद रखना है कि जो लेफ्ट साइड होगी वो हमेशा अपने साथ पावर कौन सी लाएगी, प्लेस वैल्यू के केस में प्लस पॉजिटिव। ठीक है, और जो पॉइंट के राइट साइड वाली वैल्यूज होंगी वो हमारी कौन सी पावर लाएंगी, प्लेस वैल्यू के केस में निगेटिव। तो अब बात करते हैं है क्या, ये हमारा कोई भी एक नंबर है, सपोज पॉइंट के लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं अभी हम, तो ये हमारा 6 एक नंबर है। तो 6 है क्या, 6 हमारा एक इकाई का अंक है। तो अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू की बात करें तो इकाई के अंक में क्या होना होगा, मतलब इसे एक यूनिट डिजिट बनना पड़ेगा। तो 6 इंटू अगर 10 की पावर 0 कर दें
तब ये नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कहें ये मल्टीप्लाई करने में ये तो 10 से गुणा हो रहा है, 0 है ऊपर, इसको कैसे सॉल्व करें? तो मैं कह दूंगा कि अगर आप किसी की भी पावर 0 करेंगे तो हमेशा वो वैल्यू क्या आएगी, आपके पास 1 निकल के आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 6 × 10 की घात 0, तो 10 की घात 0 का मतलब क्या है, इसका मतलब 1 है। कहने का मतलब ये आप किसी की भी घात 0 करेंगे, किसी की भी पावर 0 लगाएंगे तो आप क्या होगा, उसकी आपकी वैल्यू 1 आएगी, हमेशा हर केस में आपकी वैल्यू 1 आएगी। तो मैंने यूनिट डिजिट के केस में अगर इसकी प्लेस वैल्यू निकाल रहा हूँ, मैं प्लेस वैल्यू की बात अभी चल रही है यहाँ पे, प्लेस वैल्यू मैंने 6 की निकाली, मतलब पॉइंट के जो हमारे लेफ्ट साइड में वैल्यूज़ गिवन थी, तो मैंने 6, मुझे पता है यार यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, तो मतलब वो अपने साथ कौन सी प्लेस वैल्यू कंसिस्ट करेगा, इकाई के अंक की, तो 6 × 10 की घात 0। सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या किया, पावर को बढ़ाना इंक्रीज कर दिया, 5 × 10 की पावर 1, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू 50। सिमिलरली 4 की बात करें तो 4 × 10 की पावर 2, मतलब प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 400। सिमिलरली 2 की बात करें तो 2 × 10 की पावर 3। अब जैसे जैसे लेफ्ट में हम मूव कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी पावर क्या हो रही है, एक एक बढ़ रही है, ठीक है। तो ये हमारा था प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट, मतलब यूनिट डिजिट से आप लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो आपकी 10th मतलब दहाई का अंक आएगा, फिर 100 प्लेस आएगा, तो ऐसे ऐसे मूव करते जाएंगे हम लेफ्ट में, तो एक एक पावर आपकी क्या होगी, इंक्रीज। तो ये तो था हमारा पॉइंट के लेफ्ट साइड का पोर्शन। तो अगर हम बात करें हमारे राइट साइड के पोर्शन, तो वहाँ पर निगेटिव वैल्यू कैसे स्टार्ट होती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कि अगर हम बात करें 1 की, मतलब पॉइंट के जस्ट जो आपके पास राइट वाला अंक है, तो उसकी बात कर लें तो वो क्या है, वो अपनी प्लेस वैल्यू कैसे डिफाइन करेगा। तो मतलब 1 और पॉइंट के जस्ट 1 के बाद है, तो मतलब 10 की पावर -1, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। 10 की पावर -1, 1 पे है तो -1, 2 पे हो जाएगा तो 3 × 10 की पावर -2। सिमिलरली 7 की बात करें तो 7 × 10 की पावर -3 एंड सो ऑन, आगे आपकी बढ़ती चली जाएंगी वैल्यूज, ठीक है। नेगेटिव में उधर हम जा रहे हैं तो 0 से लगा के पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए कि इंटीजर फॉर्म हो गया, देखिए यहाँ पे 0 आ गया जो आपका यूनिट डिजिट, बाकी अब क्या इधर मूव कर रहे हैं 1 की तरफ, इधर माइनस में आ गई वैल्यूज। तो हमने एक इंटीजर का कॉन्सेप्ट बना लिया यहाँ पे कि यार हमारे पास इंटीजर वाली वैल्यूज चल रही हैं, कि बीच में जो यूनिट डिजिट था केवल उसके लिए 0 है, बाकी उधर लेफ्ट में पॉजिटिव सारी वैल्यूज हैं और इधर आने पे निगेटिव हो रही है, ठीक है। तो ये तो था हमारा प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर हम बात करें ये है क्या एक्चुअली में, जब भी आपके पास पावर 10 की -1 आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करें, करना कुछ नहीं है। इस कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है कि 1 सेम जो आपकी पावर गिवन है उसको आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेना है, 10 की पावर 1, ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी कोई निगेटिव में वैल्यू गिवन है तो आपको करना क्या है उसमें, जैसे मान लीजिए ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, 3 × 10 की पावर -2, तो 3 तो एज इट इज रहेगा, आपको पता है। अब यहाँ पे -2 की पावर है आपकी, तो इसको आपको नीचे जब ले जाएंगे पावर तो प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो 1/10 की पावर 2 ये आपका आंसर हो जाएगा, 3/100 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी प्लेस वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट आ गया। अब बात करते हैं फेस वैल्यू की। तो फेस वैल्यू मुझे नाम से ही पता चल रहा है कि फेस मतलब दिखने में जो जैसा है वो वैसा एक्चुअल में भी है, ठीक है। तो अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू हमारा पॉइंट से मैटर नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि पॉइंट लगा है उसे हमें इग्नोर करना है, नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। अभी आपसे कोई पूछ दे यहाँ पे 7 की सर फेस वैल्यू बताइए, फेस वैल्यू बताइए, तो फेस वैल्यू बताइए। अब हमें कॉन्सेप्ट पता ही नहीं यार फेस वैल्यू क्या होता है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो कुछ नहीं करना है, फेस वैल्यू मतलब जो आपका एज इट इज नंबर गिवन है उसे आपको नोट डाउन कर लेना है। मतलब 7 के पूछिए 7 की फेस वैल्यू तो 7 ही होगी सर, ठीक है। कहने का मतलब आप किसी की भी यहाँ पे क्या प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बात करूँ जैसे 1 की फेस वैल्यू 1, 6 की फेस वैल्यू 1। अभी आप प्लेस वैल्यू की बात करते हैं, 4 की बताइए। प्लेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ अब मैं, प्लेस वैल्यू की मतलब बात क्या हुआ, ये यूनिट डिजिट है, ये आपका 10th डिजिट है, ये 100 वाला डिजिट है, तो आप क्या कह सकते हैं 4 × 10 की पावर 2 ये आपकी क्या हो गई, प्लेस वैल्यू हो गई, ठीक है। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कन्वर्जन की। पहले से नॉर्मल कन्वर्जन ले लेते हैं कि आपको डेसिमल से जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या अप्रोच लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी दशमलव है, डेसिमल टू फ्रैक्शन देख लेते हैं, डेसिमल टू फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए मेरे पास 0.5 है, तो इसको मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मुझे पता है कि एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे क्या है, पॉइंट लगा है, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा है,
तो मुझे क्या करना है, 5 को तो एज इट इज उतार लेना है और नीचे जो वैल्यू 1 छोड़ के है तो आपको 1 0 लगा देना है बस, और 0 के साथ हमेशा 1 आएगा, ये आपको कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। मैं कह दूं 0.00005 की फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताइए, तो मुझे पता है यहाँ पे कितने अंकों के बाद 0 है, 1 2 3 4 5 6, तो मैं क्या करूँगा, नीचे कितने 0 लगाऊँ, 6 0 लगा दूंगा, बिना सोचे समझे 6 0 लगा दूंगा, 1 पुट कर दूंगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गई। सेम वैल्यू क्या हो गया, अब आपको जैसे फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो मान लीजिए आपके पास कोई फ्रैक्शन है 5/10, 5/10 एक फ्रैक्शन है, इसको हमें किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो मुझे पता है नीचे 1 0 है तो ऊपर 1 पॉइंट लगा दीजिए बस, 2 0 होंगे तो आप कितने पॉइंट लगाएंगे, 2 छोड़ के 0 लगा देंगे, 1 और यहाँ पे 0 बढ़ाया, पॉइंट लगा दिया। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, मतलब शॉर्ट है, ईजी है, लेकिन आपको ध्यान में रहना चाहिए ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बात करें हमारे डेसिमल फ्रैक्शन एक्सपेंशन की, जो बहुत ज़्यादा आपका रोल प्ले करता है कहाँ पे, नंबर सिस्टम के केस में। अगर आप यहीं समझ लेते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, हालांकि समझाऊंगा आपको मैं बाद में भी, सेम चीज़ें वहीं कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन आप अगर यहीं पे समझ लेते हैं तो आपके लिए चीज़ें आगे आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं डेसिमल एक्सपेंशन की बात करता हूँ, डेसिमल फ्रैक्शन एक्सपेंशन जो हमारी तीसरी हाईलाइट है, डेसिमल फ्रैक्शन एक्सपेंशन, मतलब दशमलव भिन्न प्रसार, ठीक है। एक्सपेंशन का मतलब होता है प्रसार, ठीक है। तो इसको कैसे बनाया गया, इसमें बेसिकली 2 चीज़ें बनाई गई, एक तो आपकी रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग वैल्यूज़, जिनको हमने बोल दिया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब शांत और अशांत, इनमें कैटेगराइज कर दिया। तो इनको बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो हो गई टर्मिनेटिंग जिनको बोल दिया शांत, एक तो हो गई अशांत, मतलब कौन सी, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज, अशांत बोल दिया गया इन्हें। नाम से ही पता लग रहा है शांत मतलब ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू जो कंप्लीटली क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। और सेम नॉन अशांत के केस में क्या होगा, रिपीट हो रही हैं सर वैल्यू, कट नहीं पा रही हैं, अशांत है वो वैल्यूज, वो पता नहीं लग पा रहा है कि कहाँ तक जाएंगी वो वैल्यूज, ठीक है। तो उनकी बात इनमें आ गई, मतलब उनको ऐसे कैटेगराइज कर दिया गया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के केस में। तो मैंने क्या किया, टर्मिनेटिंग मतलब क्या, शांत वैल्यू ऐसी फ्रैक्शन जो पूरी तरह कट जाए, पूर्णतः कट जाए। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 1/2 कट गई 0.5, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 1/5 ले लिया, मान लीजिए 0.2 वैल्यू आ गई, तो ये क्या हुई, कंप्लीटली कट गई, आगे वैल्यूज नहीं जा रहे हैं, रिपीटिंग नहीं हो रही है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ शॉर्ट में, 1/3, क्या कभी वैल्यू खत्म होगी, 3 3 3 3 3 बढ़ती चली जा रही, तो ये कैसी कैटेगरी हो गई हमारे पास, ये हमारी नॉन टर्मिनेटिंग हो गई, अशांत हो गई, ठीक है। अब बात करें जल्दी से कि इनको और ज़्यादा कैसे कैटेगराइज किया गया, कैसे पहचाने सर, हाउ टू रिकॉग्नाइज, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग की बात की जाए, नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ, तो कैसे पहचाने शांत वाली फ्रैक्शंस को और अशांत वाली फ्रैक्शंस को, ठीक है, कैसे पहचाने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को। तो मैंने क्या किया कि ऐसे कौन से फ्रैक्शंस होंगे क्या जिनमें डिनोमिनेटर कुछ ऐसा हो कि वो पूर्णतया विभाजित कर दे हमारी फ्रैक्शन को, ठीक है। तो क्या ऐसा डिनोमिनेटर मिल लें, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट लगाया यार, या तो 2 हो या तो 5 हो, तभी आपकी क्या होगी, फ्रैक्शन कंप्लीटली डिवाइड होगी, ठीक है। तो ऐसे क्या किया, मैंने ले लिया यार 2 की पावर 2 ही थोड़ी ना रहेगी, ऐसा भी हो सकता है 2 दूनी 4 हो जाए, 4 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है। तो मैंने क्या कर दिया कि आपका डिनोमिनेटर अगर 2 की पावर m या n हो, 2 की पावर m या 5 की पावर n हो, कहने का मतलब 2 की पावर कुछ भी हो सकती है, 5 की पावर कुछ भी हो सकती है। तो ऐसे जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज आ जाए किसी भी फ्रैक्शन में, तब आप क्या कह देंगे, डायरेक्टली वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। या कह सकते हैं कि 2 आ गया 5 आ गया, अगर दोनों आ जाएं तब भी क्या होगी आपकी वैल्यू, वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। 2 की पावर m 5 की पावर n और बोथ आ जाएं एक साथ, मतलब दोनों आ जाएं, बोथ का मतलब या तो 2 की पावर 5 और 5 की पावर एक साथ आ जाए, तब भी वो वैल्यूज़ क्या होंगी आपके पास, टर्मिनेटिंग हो जाएंगी, वो पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो मैंने टर्मिनेटिंग को कैटेगराइज कर लिया, अब बची कौन,
अच्छा जो टर्मिनेटिंग हुई उनको हम अगर सारी निकाल दें डेसिमल फ्रैक्शन से तो बची कौन सी, नॉन टर्मिनेटिंग वाली। मतलब हम क्या सकते हैं, डिनोमिनेटर जिसका ये नहीं है 2 की पावर m या 5 की पावर n या दोनों, तो वो सारी वैल्यूज कौन सी हो गई हमारे पास, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग को भी डिवाइड कर दिया गया, एक रिकरिंग एक नॉन रिकरिंग में। रिकरिंग मतलब आवर्ती, और नॉन रिकरिंग में ठीक है, रिकरिंग में डिवाइड कर दिया आवर्ती और नॉन रिकरिंग मतलब अनावर्ती। मतलब इसमें कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रही वैल्यूज, और इसमें मतलब रिपीट तो हो रही है लेकिन रिपीटिशन जो है वो सिमिलर वैल्यूज का नहीं है। अभी आप एग्जांपल लूँगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिकरिंग की बात की जाए तो इनको भी कैटेगराइज कर दिया गया। कैटेगराइज कैसे कर दिया गया, कुछ होती हैं हमारे पास सिमिलर वैल्यू रिपीटिशन, कुछ होती हैं कुछ छोड़ देती हैं, बीच में स्किप हो जाती हैं वैल्यूज, तो उनको भी बताऊंगा। जैसे मान लीजिए रिकरिंग में 2 केसेस बने, एक प्योर वाला एक नॉन प्योर वाला, या मिक्स्ड कह लीजिए, मिक्स्ड। तो रिकरिंग का मतलब आवर्ती, ऐसी भिन्न जिनका जो उत्तर आएगा वो रिपीटिंग वैल्यूज में आएगा। जैसे 0.3333, ये क्या हो रहा है, ये रिपीटिशन हो रहा है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 1/3 की वैल्यू क्या आती है, 0.33333 इन्फानाइट तक जा रही है ना, तो मैं क्या कह दूंगा इसको, 0.3 का रिपीटिशन हो रहा है, वो भी प्योर में। मतलब एक ही वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो प्योर किनको बोल दिया गया, जिनमें केवल एक वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू का रिपीटिशन हो रहा है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, फिर मैंने ले लिया मिक्स्ड में। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू आ जाती है 0.12, जैसे मान लीजिए ये वैल्यू आ जाती है, तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 0.12222 ऐसे कुछ आएगी वैल्यूज, ऐसे तो आएंगी वैल्यूज। तो कहने का मतलब ये है कि प्योर में उनको कैटेगराइज कर दिया गया, जिनमें सिमिलर डिजिट का रिपीटिशन हो रहा था। ठीक है, सिमिलर डिजिट का रिपीटिशन हो रहा था। बट यहाँ पे क्या है, मिक्स्ड, मतलब 2 वैल्यूज आ गई, एक भी आ गया 2 भी आ गया, 2 रिपीट हो रहा है उसमें, एक भी अपने आप जगह बना ली उसने, तो ऐसे में मिक्स्ड बोल दिया इनको। ठीक है, तो आई होप आपको ये रिकरिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिकरिंग को डिवाइड किया गया, नॉन रिकरिंग को, और रिकरिंग में भी प्योर और मिक्स्ड को बताया गया। तो प्योर में कौन सी हैं, जो हमारे पास सेम वैल्यूज कंसिस्ट कर रही हैं, और नॉन मतलब मिक्स्ड में क्या हो गए आपके पास वैल्यू, ऐसी वैल्यू जिनमें 2 मर्ज होके आ गई। ठीक है, रिपीटेशन तो वहां भी हो रहा है लेकिन मर्ज हो रहा है वहां पे। ठीक है, अब बात करें नॉन रिकरिंग की, तो नॉन रिकरिंग मतलब अनावर्ती। तो इनमें कैसे डिवीजन किया गया, तो मैं ले लेता हूं कोई वैल्यू पाई, जैसे पाई ही है हमारी ऐसी वैल्यू 3.14 एंड सो ऑन। आगे इसका क्या, इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, मतलब अभी बढ़ती ही चली जाएगी। अभी आप गूगल पे जाके सर्च करिए पाई की वैल्यू, 2 पेज लिखा देगा और कहेगा अभी जांच चल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक प्रॉपर रिपीटिशन नहीं है यहाँ पे। तो मतलब कह सकता हूँ मैं एक अनावर्ती संख्या है ये। ठीक है, कि पॉइंट के बाद रिपीटिशन कुछ मतलब प्रॉपर नहीं हो रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या था, रिकरिंग वाले केस में प्रॉपर रिपीटिशन का था 3 का या फिर 1 के बाद 2 का। तो यहाँ पे मिक्स्ड और प्योर वाली वैल्यूज थी, और यहाँ पे नॉन रिकरिंग में एक कोई ऐसी वैल्यू, मैंने ऐसा वैल्यू ढूंढी जो हमारे पास क्या है, फिक्स नहीं है, वो चेंज होती जा रही है, वेरिएबल है, मतलब एक प्रॉपर रिपीटिशन वहाँ पे नहीं हो रहा है। इसलिए पाई क्या है, उनका एक एग्जांपल है नॉन रिकरिंग का। तो इसको मैं कैसे कनेक्ट करूँगा, रेशनल नंबर से स्पेशली कनेक्ट करूँगा। तो ये जो पार्ट रहेगा हमारा रेशनल नंबर में रहेगा। तो रेशनल नंबर में मैं आपको छोटा सा शॉर्ट इंट्रो दे दूँ। रेशनल कौन सी होते हैं हमारे नंबर्स, p/q, जिनमें q 0 नहीं होता है। तो रेशनल नंबर में केवल ऐसी ये जो नॉन रिकरिंग वाली नंबर्स हैं, नॉन रिकरिंग मतलब पाई, इसीलिए पाई बोलते हैं कि इरेशनल क्यों है सर, यही कंडीशन होती है कि पाई इरेशनल होता है, क्योंकि उसमें जो वैल्यूज होती हैं वो रिपीट नहीं हो रही होती हैं, एक ही वैल्यू रिपीट नहीं हो रही होती, डिफरेंट वैल्यूज आगे बढ़ती चली जा रही हैं। अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो ये हमारी नॉन रेशनल रहेंगी। बाकी जितनी भी बची टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, प्योर, मिक्स्ड, ये सारी हमारी क्या हो जाएंगी, ये हमारे रेशनल का पार्ट हो जाएगा। ये जो होगा हमारा रेशनल का पार्ट हो जाएगा, इसको मैं डिस्कस करूंगा बाद में। ये रेशनल होंगी और ये जो बची हुई हैं ये इरेशनल होंगी, क्योंकि ये हमारा नॉन परफेक्ट रूट में ही लाई करता है। नॉन परफेक्ट रूट की वैल्यूज जो होती हैं हमारे पास वो इनमें लाई करती हैं, नॉन रिकरिंग वाले में, इसीलिए हम उनको क्या बोल देते हैं, इरेशनल बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम बाद में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा बात डेसिमल फ्रैक्शन एक्सपेंशन का, मतलब दशमलव भिन्न प्रसार का। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ सबसे शानदार टॉपिक की आज के,
जो है कन्वर्जन, बेसिकली जो कन्वर्जन में दिक्कत होती है, जो बीच में आप लोग वैल्यूज़ निकालते हैं उनमें दिक्कत होती है। जैसे रैंडमली कोई हमने फ्रैक्शन ले ली, उसमें दिक्कत होती है कि आखिर कैसे उनके बीच में फ्रैक्शंस को हम फाइंड आउट करें। तो मैं पहला अपना टॉपिक ले लेता हूँ, फ्रैक्शन बिटवीन रैंडम फ्रैक्शन मतलब रैंडमली मैंने कोई फ्रैक्शन उठा ली, फिर मैंने चेकआउट किया कि उसके बीच में कौन सी फ्रैक्शन लाई कर रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 4/7 और 8/4, 4 नहीं 5 कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करें कि इसके बीच में कौन सी ऐसी फ्रैक्शन लाई करेगी। अब सडनली आपसे कोई पूछ लेता है, कोई भी रैंडम उठा के कोई भी रैंडमली फ्रैक्शन दे दी और कह दिया कि सर इसके बीच में बताइए कौन सी फ्रैक्शन आएगी, तो मैं इसके लिए आपको एक शानदार सी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकें इनके बीच में फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए ये क्या है, 4/7 और 8/5, तो इसके बीच आपको निकालनी है। तो आप क्या कीजिए, ऐड बोथ न्यूमरेटर अपॉन ऐड बोथ डिनोमिनेटर। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऐड आपको दोनों न्यूमरेटर को कर लेना है, ऐड दोनों डिनोमिनेटर को कर लेना है। बहुत ईजी है, इनको दोनों को ऐड करना है, इनको दोनों को ऐड करना है। 4 8 12, 7 5 12, ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/12। ठीक है, जो इसके बीच में लाई करेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। जैसे मान लीजिए हमारे पास फ्रैक्शन के बीच में फ्रैक्शन आपको निकालनी है, रैंडमली हमने कोई फ्रैक्शन उठा ली। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 6/7 और 7/9, ये हमने फ्रैक्शन उठा ली, इसके बीच में हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करें, तो हमने अभी एक कॉन्सेप्ट समझा कि आप दोनों न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए और दोनों डिनोमिनेटर को ऐड कर दीजिए। जो हमारे बीच में फ्रैक्शन की वैल्यूज़ होंगी, कोई भी रैंडम जो हमने फ्रैक्शन लिए हैं उनके बीच की वैल्यूज़ हमें पता चल जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको इन दोनों को ऐड करना है, जो भी आपके पास न्यूमरेटर गिवन है। सिमिलरली आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को दोनों को ऐड करना है। तो 7 6 13 और 9 7 16, ये आपके बीच में एक फ्रैक्शन आ जाएगी। तो ये था जब आपके पास केवल एक फ्रैक्शन बीच में निकालनी है, कोई भी दो आपके पास रैंडमली गिवन है फ्रैक्शंस, उनके बीच आपको क्या निकालना है, एक फ्रैक्शन निकालनी है। बट इन केस जब आपके पास 2 निकालने को आ जाए या 3 निकालने को आ जाए, तब थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तब सोचता है यार एक कॉन्सेप्ट तो लग चुका है, अब क्या लगेगा आगे। तो कुछ नहीं करना, आपने ये जो 13/16 निकालना है, बस इसी का यूज़ है, इसमें इसी का यूज़ है। कहने का मतलब ये है कि एक बात बताइए, 6/7 और 13/16, 7/9, ये जो आपने दो फ्रैक्शन लिए थे 6/7 और 7/9, इसके बीच में ये फ्रैक्शन निकाला था दोनों को ऐड करके। तो अब एक बात बताइए कि आप यहाँ पे कोई इसके बीच में निकालते हैं और इसके बीच में निकालते हैं, तो क्या 6/7 और 7/9 के बीच वो वैल्यू नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो मैं कह दूंगा सेम जो कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे अप्लाई किया था वो इन दोनों के बीच में लगा दीजिए और इन दोनों के लास्ट 2 के बीच में लगा दिए, तो सेम अप्रोच लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी। मैंने क्या किया, पहले दोनों न्यूमरेटर को ऐड किया और दोनों डिनोमिनेटर को ऐड किया। तो 13/16 इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू होगी जो आएगी, वो मैंने लिख दी यहाँ पे। क्लियर, इतना क्लियर हो गया होगा ये हो। फिर मुझे पता करना है कि इन तीनों के बीच में 3 निकालनी है, तो एक तो निकल आई 13/16। अब मैं कह दूंगा 6/7 और 13/16 इनके बीच में एक निकाल सकता हूँ सेम अप्रोच लगा के। 13 6 19 और 16 7 23, तो इसके बीच में एक वैल्यू आ गई है। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दीजिए, 13 + 7 16 9, ऐसे ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 13 और 7 20 और 16 और 9 25। तो ये हमारे पास 3 जो वैल्यूज़ आई इस कॉन्सेप्ट से निकल आए कि नहीं निकल आए। तो आप चाहे जितनी निकाल सकते हैं वैल्यू, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शंस बीच में निकाल सकते हैं सबके। रैंडमली अगर कोई गिवन हो उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कोई भी रैंडम गिवन हो आपके पास, रैंडम का मतलब कोई भी उठा लिया आपने। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल इसका और ले लेते हैं जल्दी से। वैसे मान लीजिए मुझे फाइंड आउट करनी है 5/7 और 8/11 के बीच में 3 फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। तो मैं जल्दी से अपना वही वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा कि इन दोनों को ऐड करूंगा और दोनों डिनोमिनेटर को ऐड करूंगा। तो 8 5 13 और 11 7 18। तो मुझे पता चल गया कि 5/7 और 8/11 इनके बीच में कौन सी फ्रैक्शन आई, 13/18। फिर मुझे इन दोनों के बीच में निकालनी है और इन दोनों के बीच में निकालनी, 13 5 18, 18 7 25। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में निकालनी है 13 8 21 और 11 18 29। ठीक है,
तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट बन गया जब आपको रैंडमली कोई भी रैंडम दो फ्रैक्शन गिवन है उनके बीच फ्रैक्शंस निकालने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, कोई भी मिडिल फ्रैक्शन आपको निकालना है, कोई भी मिड में फ्रैक्शन निकालना है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करें। कोई हमारे पास मिड में वैल्यूज़ गिवन है तो उनको कैसे ईजिली फाइंड आउट करें। तो मैं मान लेता हूँ जैसे हमारा जो अगला हाईलाइट था मिडिल फ्रैक्शन, तो मैं फ्रैक्शन बिटवीन मिडिल फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं पहले। मिडिल फ्रैक्शन बिटवीन फ्रैक्शंस, मिडिल फ्रैक्शन, कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन है उसके बीचों बीच में जो फ्रैक्शन होगा उसको हम कैसे फाइंड आउट करें वो बता दीजिए। तो मुझे पता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया 5/6 प्लस 7/8, ये दो हमारे पास एक फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन है, तो इनके बीच में क्या फाइंड आउट करना है, इनके बीच में फाइंड आउट करना है कि आप मिडिल फ्रैक्शन निकाल दीजिए, मतलब बीच की एग्जैक्ट बीच की वैल्यू आप निकाल दीजिए। जो हमारे पास दो फ्रैक्शन गिवन है उनके बिल्कुल बीच की वैल्यू निकाल दीजिए। तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, सेम कॉन्सेप्ट जैसे आपका एवरेज में लगता था वैसे ही लगाना, औसत जैसे निकालते थे, दोनों को ऐड करके दोनों ऑब्जर्वेशन को ऐड करते थे। तो मैं क्या करूँगा, पहली फ्रैक्शन अपॉन दूसरी फ्रैक्शन को ऐड करके क्या करूँगा, बटा 2 कर दूंगा। एक्स वाई मैंने फ्रैक्शन मान ली जो 5/7 है और 7/8 है, ठीक है, ये दोनों मैंने फ्रैक्शंस मान ली। तो मुझे मिडिल फ्रैक्शन निकालनी, तो मैं एवरेज का कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाऊंगा, तो दोनों मैं चीज़ें ऐड कर दूंगा। तो दोनों ऐड करने पे आएगा क्या आपके सामने, मैं क्या करूंगा, इन दोनों का क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा। तो एलसीएम मुझे पता है कि इन दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 24 होगा। आप निकाल भी सकते हैं साइड में, 2 3 4 4 3 12 दूनी 24 है, 24 आपका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम आ गया, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों का सम फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड कर दूंगा, 4 आया, 4 को इससे मल्टीप्लाई 20, 3 बार गया, 3 से मल्टीप्लाई 21, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 41/24 आपकी वैल्यू आ गई। लेकिन ये अभी पूरी वैल्यू नहीं है, ये हमने दोनों फ्रैक्शन को खाली ऐड किया है। अभी हमें क्या करना है, अपॉन 2 भी करना है। अपॉन 2 करना है किसमें, 41/24 डिवाइडेड बाई 1/2, यही तो करना है, सॉरी डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। तो मैं जब भी डिवाइड करता था तो क्या करता था, उसका रेसिप्रोकल ले लेता था। रेसिप्रोकल जब लूँगा तो ये क्या हो जाएगी, वैल्यू 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या कह दूँगा, 41/48 जो आपकी वैल्यू है वो इन दोनों के एकदम बीच में है, एग्जैक्टली बीच में लाई कर रही है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लॉ ले लेते हैं, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो मैं कह देता हूँ, एक शॉर्ट सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप नॉर्मल सा एकदम जो बेसिक चीज़ें होती हैं वही ले लेते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम आप वो हो जाएं। ऐसे मान लिया 2/4 और 8/4 ले लिया, इसमें आप इजीली ऐड भी कर पाएंगे चीज़ें, क्योंकि आपका क्या है, हर समान है, तो आप चीज़ें ऐड भी कर पाएंगे जल्दी। तो मैं क्या कहूँगा, एग्जैक्टली मिड में बताइए, यहाँ पे जो मिड में है एकदम फ्रैक्शन, उसकी वैल्यू बताइए क्या होगी, ठीक है। तो मैं कहूँगा एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, दोनों को ऐड कीजिए अपॉन 2, 2 ऑब्जर्वेशन है तो 2 ऐड कर दीजिए, ठीक है, बटा 2 कर दीजिए। तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, हर समान है तो लासापा लेने की ज़रूरत नहीं, 10/4 और डिवाइडेड बाई 2 मतलब अपॉन 2, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/4 निकल के आ जाएगी, ठीक है, 5/4। और आपको अगर डाउट हो रहा हो तो आप इनको क्या कीजिए, डिवाइड करके देख लीजिए। ऐसे मान लीजिए 2/4 कितना आएगा, 0.5, 8/4 2, इनका एवरेज निकाल लीजिए, इतना ही आएगा 5/4, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी एग्जैक्टली मिड में ये चीज़ें लाई कर रही हैं, ठीक है। तो ये था मिडिल फ्रैक्शन का पार्ट। अब बात करते हैं हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रैक्शन बिटवीन कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। लगातार भिन्नों के बीच जब आपको भिन्न निकालनी होगी तो उसमें क्या अप्रोच लगाएं, क्या कॉन्सेप्ट लगाएं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि हमारे पास 2 कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन निकालने, पहले तो मैं टॉपिक ही डाल देता हूँ, फ्रैक्शन बिटवीन 2 कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बिटवीन 2 कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बिटवीन 2 कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। जो जैसे हमारे पास 2 लगातार भिन्न हैं तो उनके बीच भिन्न अगर आपको निकालनी है तो उसको कैसे फाइंड आउट करें, तो उसको मैं बताना चाहूँगा। क्या पहले तो आप क्या कीजिए, कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन आपके सामने गिवन होगी तभी तो पूछेगा, उसके बीच में निकालिए। तो मैं जैसे कह देता हूँ कि 4/6 और 5/6 के बीच
मुझे 4 भिन्न निकाल के बताइए, 4 भिन्न निकाल के बताइए, ठीक है, कितनी होंगी, 4 भिन्न निकाल के बताइए। तो 4 इसने कहा, तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों फ्रैक्शन जो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस गिवन है उसको 1 प्लस करके, जो भी हमारे पास क्वेश्चन में पूछेगा, यहाँ पे 4 पूछे तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 पूछे 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, मुझे 4 भिन्न पता करनी है इन दोनों कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन के बीच में। अब कॉन्टिन्यूअस का मतलब समझ में आया कि 4/6 है और 5/6, मतलब आपका यहाँ पे हर समान है, हर समान है, तभी तो कॉन्टिन्यूअस बता पाओगे, वरना ऐसे आपने कोई भी रैंडमली उठा लिया तो नहीं उन्हें कॉन्टिन्यूअस करोगे। लगातार ही तो है 4/5 और 5/6, लगातार ही तो वैल्यूज़ ली हैं। जैसे 4 और 5 आप क्या लेते हैं, लगातार हैं वैल्यूज़, और जब हर समान है तो उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि सेम डिवीजन हो रहा है। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन हो गई मेरे पास। तो मुझसे पूछ लेता है कि इनके बीच 4 आप भिन्न निकाल के बताइए, तो कैसे मैं फाइंड आउट करूँगा। 4 पूछी है मुझसे, तो मैं 4 में 1 प्लस करके, जो भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा उसमें 1 ऐड करके अपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दूंगा और डिनोमिनेटर में बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 × 5, ठीक है। अब इनको एज इट इज़ चीज़ें उतार लूँगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 पूछा था, मैंने 1 और एडिशनल उसमें ऐड कर दिया, सम कर दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि जो भी आपके पास कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शंस गिवन थे तो उनमें क्या किया, उनका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर मतलब अंश से गुणा कर दिया और हर से गुणा कर दिया, दोनों जो भी आपके पास बोथ फ्रैक्शंस गिवन थे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आया 20/30 और ये 25/30, ठीक है। तो मैं कह दूंगा ये कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शंस के बीच की वैल्यूज़ हैं, तो मैं कह दूंगा आपका हर समान है, तो आप इनके बीच की वैल्यूज़ ले सकते हैं, मतलब 21/30 ले सकते हैं, 22/30 ले सकते हैं, 23/30 ले सकते हैं और 24/30 ले सकते हैं। कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, यही बीच में आपको वैल्यूज़ मिलेंगे एकदम एग्जैक्ट, ठीक है। कहने का मतलब ये है जो भी आपको गिवन हो, जैसे मान लीजिए आपको 6 भिन्न पता करनी है तो उनमें से एडिशनल मैंने 1 और ऐड कर दिया, 6 थी तो मैंने 7 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों फ्रैक्शंस में जो आपको गिवन थे। तो आपको क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शंस के बीच आपको कुछ मिसिंग नंबर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, 20 से 25 आ गया, तो 21, 22, 23, 24 खाली है, तो मैं इसको क्या करूँगा, उनके बीच के वैल्यूज़ लिख दूंगा, ठीक है, जो आपके किसके बीच लाई करेंगे, 4/6 और 5/6 के बीच लाई करेंगे। अब बात कर लेते हैं हमारे इसी पे बेस्ड दूसरे क्वेश्चन की। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कोई भी कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शंस के बीच फ्रैक्शन निकालने का, आपको जैसे फाइंड आउट करना है दूसरा 5/7 और 6/7, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन, क्योंकि आपका हर समान है और 5 के बाद जस्ट 6 आ रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कॉन्टिन्यूअस, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 4 और 5, या कह लीजिए इसी का बेस ले लीजिए, 5 और 6 आपस में कॉन्टिन्यूअस हैं, लगातार आगे बढ़ रहा है, एक टर्म आगे गए आप। लेकिन आपका जब हर समान हो जाता है तब भी आपकी चीज़ें क्या होती हैं, कॉन्टिन्यूअस चलती हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली होती हैं। तो कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन तो आपके पास गिवन है, तो आपसे पूछ लिया कि इनके बीच 4 तो सेम हो गया, 6 ले लेते हैं, 6 फ्रैक्शन फाइंड आउट करके बताइए, 6 फ्रैक्शन इनके बीच निकाल के बताइए एकदम, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो भी हमारे पास फ्रैक्शंस निकालने के लिए बोलेगा 6, उसमें 1 बढ़ा के, मतलब 6 + 1 7, ये जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी इनका मैं दोनों जो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शंस गिवन है उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब 7 से ऊपर मल्टीप्लाई 7 से नीचे, क्योंकि 7 से अगर सिमिलर वैल्यूज से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो उस फ्रैक्शन पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अभी जैसे मान लीजिए मैं करता हूँ 1/2, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली आपका आंसर 1/2 ही आएगा। कैसे, ऐसे मान लीजिए मैं इसका रिजल्ट देखता हूँ 2/4 आएगा, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 1/2 ही आएगा। तो आप अगर सिमिलर वैल्यूज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर्टिकुलर फ्रैक्शन पे, ठीक है। तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया तो मेरे पास वैल्यूज़ क्या आ गई, 35/49, और यहाँ पे 7 से किया तो 42 और 49। तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन मिल गया, लेकिन उनके बीच कुछ गैप हैं जो मुझे फिल करने हैं। जैसे 36/49, 37/49, 38/49। जैसे मैं लिख लेता हूँ वैल्यूज़, 36/49, 37/49, 38/49 और 39/49 और 40/49
और 41/49। तो ये हमारे पास कितने आ गए, 6 वैल्यूज जो हमें पूछे थे वहीं आ गए। ये आपके बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली मिड में लाई करेंगे, किनके, 5/7 और 6/7 के। तो ये था तरीका हमारा कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन निकालने का। अभी एक इसमें क्वेश्चन और बनता है कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन वाले में ही, जैसे आपसे प्लेस पूछ ले पर्टिकुलर, तब आप क्या बताएंगे, तब आप क्या आंसर करेंगे, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ कि मुझे सर इसके बीच में, इसी के बीच में 3/4 प्लेस की वैल्यू बताइए। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। 3/4 प्लेस की एग्जैक्ट वैल्यू बताइए कि क्या है यहाँ पे। तो मैं कह दूंगा कि ये जो 4 है आपका, ये पूछ रहा है कि 4 आप इसके बीच में फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लीजिए, तभी तो आप पता कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 फ्रैक्शन है, 1 2 3 4, तो 4 में से जो थर्ड प्लेस पे होगा वहीं तो ये पूछ रहा है कि 3/4 मतलब 4th का थर्ड प्लेस वाला जो होगा आपकी वैल्यू वहीं पूछ रहा है। तो मुझसे अल्टीमेटली पूछे कितने गए कि 4 आप बता दीजिए कि 4 जो इसके बीच में फ्रैक्शन है वो कौन कौन से हैं, उन 4 में तीसरा कौन सा है। 4/3 यही तो कह रहा है, 3/4 कौन सा प्लेस है, 4 आपके पास फ्रैक्शन जो इनके बीच में है, उनके बीच में जो तीसरा है वहीं 3/4 प्लेस वहीं तो हुआ। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि 4 आपसे पूछ रहा है फ्रैक्शन, आप पहले तो 4 निकालिए। तो मुझे पता है कि 4 आपसे पूछा है निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, 4 में +1 करेंगे, और 4 में +1 करने के बाद जो 5 आएगा उन दोनों के क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएंगी इनके बीच, मैं जल्दी से कर लेता हूँ। जैसे 25/35 आएगी और ये 30/35 आएगी, तो आपके पास वैल्यू कौन कौन सी आ जाएंगी, 30/35 और ये 25, मतलब 26/35 और 27/35, 28/35 और 29/35। ठीक है, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये हो जाएंगी 25/35 और ये जो लास्ट वाली है 30/35। तो इनके बीच में कौन सी आ गई, 4 वैल्यूज़ आ गई। अब 4 वैल्यूज़ आ गई, मुझसे पूछा गया है 3/4 प्लेस बताइए, मतलब 4 का आप थर्ड प्लेस बताइए। 4 आपके पास नंबर हैं, तो 3/4 का मतलब क्या हुआ, तीसरा प्लेस बताइए जो 4 में से है। तो 28/35 आपकी क्या होगी, वहीं पर्टिकुलर फ्रैक्शन होगी जो पूछी गई है। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन वाला पार्ट। अब मैं जल्दी से कन्वर्जन देख लेता हूँ कि कन्वर्जन जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है वो क्या है एक्चुअल में, कैसे उन्हें कन्वर्ट करें, सब बताऊँगा। जो भी डाउट है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, क्या लगाएं उनमें, कैसे उनका लॉन्ग में मेथड है और कैसे एकदम शॉर्ट मेथड है, सब बताऊँगा आज आपको। ठीक है, तो मेरा अगला क्या है, बार वैल्यूज़ टू फ्रैक्शन। जैसे मेरे पास कोई बार वैल्यूज़ आ जाती है, जैसे मान लीजिए 0.3 आ गई, तो मैं इसको कैसे लिखूं फ्रैक्शन में, 0.3 पे बार लगा है, तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूं फ्रैक्शन में। ये जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है ये कौन सा है, बार वैल्यूज़ प्योर है। देखिए यहाँ पे प्योर है, अभी आपको प्योर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो ये प्योर क्या है, 0.3333, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो ये हमारी क्या है, प्योर रिकरिंग बार वैल्यू है। ठीक है, प्योर रिकरिंग है, जो मैंने बताया अभी था उसके केस में, नॉन रिकरिंग वाले केस में। ठीक है, उसी में बार वाली वैल्यूज़ जो है यहाँ पे प्योर है एकदम, ये प्योर थी एक मिस, तो ये क्या है, प्योर वाली। तो इसको मैं फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करूँ, तो प्योर रिकरिंग वैल्यूज़ को कैसे कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में, ये है आपका टॉपिक। ठीक है, तो प्योर रिकरिंग वैल्यूज़ को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ये आपका 3 है अपॉन 9, 1 पॉइंट के बाद लगा है तो 9, 2 पॉइंट के बाद लगे तो कितना, 99। तो कहें सर आपने ये कैसे लिख दिया 3/9, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो लॉजिक मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मैं क्यों लिख देता हूँ इसको 3/9। 3 को एज इट इज़ उतार लिया और 1 पॉइंट है तो 9 और 2 होता तो 99। तो मैं कैसे कह दूँ, तो मैंने यार इसका कॉन्सेप्ट समझा कि मैंने मान लिया कि x बराबर कितना है आपका 0.333। अब मैंने क्या कर रहा हूँ, 0.3 बार को एक्सपैंड कर रहा हूँ। ये हमारे पास x की वैल्यू थी 0.3 बार, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बार है मतलब 3 पे रिपीटिशन हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, ऐसे आपकी वैल्यूज़ कुछ रही होंगी। सिमिलरली मैंने क्या किया कि इसको 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, 10x, और इसको क्या कर दिया 0.3333333, इसको क्या कर दिया मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बोथ साइड आपने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई कर, ये इक्वेशन 1 बना ली, ये इक्वेशन 2 बना ली। क्यों बनाते हैं ऐसा, ये भी पूछ लीजिए। क्योंकि इसलिए बनाते हैं क्योंकि मुझे रिपीटिंग जो वैल्यूज़ हैं उनको नेग्लेक्ट करना, हटा देना है, ताकि मुझे एक प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाए जो x बटा इधर जाएगा, मतलब अपॉन में जाएगा। वो करेंगे कैसे, वो समझते हैं। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ इस पार्ट को, तो ये एक वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी,
कह सकता हूँ कि एक जीरो इधर बढ़ के लग जाएगा, ये तो पता ही है सबको कि जीरो बढ़ के इधर लग जाती है वैल्यू, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 3.33। मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ और ये कितना है 10x। अब आप इक्वेशन 2 को 1 से सब्सट्रैक्ट करके देखिए, क्या करिए माइनस करके देखिए, तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9x। माइनस कर रहा हूँ मैं, 10x में से x गया और 3.333 में से ये 0.3। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये इससे माइनस होगा तो ये रिपीटिंग वाली वैल्यूज कट जाएंगी और कितना आ जाएगा x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/9। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट जो इसके पीछे छिपा था। इसीलिए मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली जो वैल्यूज़ आपकी बार पे प्योर वाली गिवन होती है वो प्योर वाला टर्म एज इट इज उतार लेता हूँ, और 1 पॉइंट के बाद है तो 9 और 2 पॉइंट के बाद होता तो 99। ठीक है, तो मैं 99 वाला केस ले लेता हूँ। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो कि हम जो रिपीटिंग वैल्यूज़ होती हैं उनका मल्टीपल करके घटा बढ़ा के उन रिपीटिंग वैल्यूज़ जो होती हैं उनको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो अगर जैसे मान लीजिए आपके पास आ जाता है 0.33 पे बार, तब आप क्या करते हैं, तो क्या करता मैं जो ये प्योर बार वाली वैल्यूज़ है इसको 33 लिख लेता, और नीचे 1 और 2 के पास 0 है तो मैं 99 लगा देता। ठीक है, तो ये था प्योर रिकरिंग टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे कि आपके पास प्योर नहीं आती हैं, इम्प्योर मतलब मिक्स्ड वाली आ जाती हैं, तो मिक्स्ड वाली को कैसे ईजिली सॉल्व कर पाएँ। तो मिक्स्ड का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए जो मैंने एग्जांपल लिया था वही मैं ले लेता हूँ 1/2। ये हमारे पास कैसी है, मिक्स्ड है, मिक्स्ड रिकरिंग टू फ्रैक्शन। इसको मैं फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो मिक्स्ड आपके पास रिकरिंग वैल्यूज़ हैं, इनको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करूँ, तो ये आज सीखेंगे। तो इनमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैं अगर ट्रिक्स यहाँ पे लगाऊँ, ट्रिक से बताता हूँ, वो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि वो वाला पार्ट है, वैसे ही लगेगा जैसे x 10x आपने वैल्यूज़ ली थी, कॉन्सेप्ट वही लगेगा, लेकिन आपको ट्रिक से बताऊँगा ताकि आपको ज़्यादा बर्डन ना लगे। ठीक है, तो इसमें मैं लगाऊँगा जायजाद कॉन्सेप्ट। जायजाद कॉन्सेप्ट, कहें ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है, तो कुछ नहीं है, जायजाद का मतलब मैंने एक डेली लाइफ से कनेक्ट कर लिया ताकि आपको चीज़ें याद रहें। तो ये 12 थे, ये एक प्रॉपर्टी थी पूरी, किसी भी माँ बाप की मतलब प्रॉपर्टी थी 12, इनके 2 बच्चे थे 1 और 2, मतलब प्रॉपर्टी समझिए उसे। तो क्या किया, 12 पे छतरी है तो 12 पे छत्र छाया है अभी गार्जियंस की, तो मतलब 2 को सारी प्रॉपर्टी दे दी और 1 के ऊपर छत्र छाया नहीं है, तो मतलब 1 को प्रॉपर्टी से निकाल दिया। तो मैं मतलब डेली लाइफ से कनेक्ट किया और इसको बना लिया ऐसे ही। तो मैंने क्या किया, जायजाद कॉन्सेप्ट लगाया कि 2 पे छतरी है, इसका मतलब 2 के पास क्या है, 2 के पास जायजाद में कुछ हिस्सा मिला, 1 को नहीं मिला। तो 1 को नहीं मिला तो 12 थी आपकी पूरी प्रॉपर्टी, और 1 को नहीं मिला तो 1 को मैंने हटा दिया कि जा तू बाहर, तेरा कोई काम नहीं, इस प्रॉपर्टी से निकल जा। तो 12 से 1 मैंने घटा दिया जिसके ऊपर छत्र छाया नहीं थी, मतलब छतरी नहीं थी, उन पे साया नहीं था किसी का, नालायक निकल गया होगा बेटा, तो उसको मैंने क्या किया 1 से माइनस कर दिया। ठीक है, 12 थी आपकी पूरी प्रॉपर्टी, 1 आपका नालायक निकल गया, उसको जायजाद से पूरी 12 प्रॉपर्टी जो थी उससे हटा दिया गया। ठीक है, अपॉन 9 पे छत्र छाया थी तो 9 को मैंने जो 2 की बार वैल्यू थी उसको 9 कर दिया, और 1 को क्या मिला, कुछ नहीं मिला, अंडा 0 मिला, तो 1 के नीचे क्या कर दिया 0 कर दिया। 12 को प्रॉपर्टी मिली, 9 मिल गया। ठीक है, 9 भी गए, जैसे मान लीजिए खेत मिल गया। ठीक है, 1 को हटा दिया गया था, जायदाद से हटा दिया गया था, तो उसको क्या मिला 0 मिला, अंडा मिला, कुछ नहीं मिला क्योंकि उसको प्रॉपर्टी से निकाल दिया गया था। तो ये जो वैल्यू आ गई वो 11/90 आपका आंसर आ गई। तो कहने का मतलब ये है, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक बना ली गई जिससे आप मिक्स्ड रिकरिंग वैल्यूज़ को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं इसी पर बेस्ड, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो पाए। तो मैंने कह दिया 0.132 ले लीजिए, और मान लीजिए कि इसमें 3 बच्चे हैं, इनके 1 2 3 132 आपकी प्रॉपर्टी है, 3 और 2 पे छत्र छाया है, 1 को क्या किया हटो, तुम हटो, तुम नशेड़ी हो गए हो, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं घर में, तुमको प्रॉपर्टी से दखलंदाज मतलब हटा दिया जाता है। ठीक है, तुम्हारा अब कोई काम नहीं। तो 132 प्रॉपर्टी थी। ठीक है, 132 प्रॉपर्टी थी, 1 को मिला क्या, कुछ नहीं, मतलब 1 को क्या किया प्रॉपर्टी से हटा दिया गया। तो 132 हमारी टोटल प्रॉपर्टी थी, 1 को हटा दिया गया उसमें, और छत्र छाया किस पे है 3 और 2 पे, तो 3 और 2 के नीचे क्या कर दिया मैंने 99 कर दिया, और 1 को मिला था अंडा 0 लगा दिया। तो आपका आंसर कितना 131/990। आई होप आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। 0.1 2 3 जैसे मैंने ले लिया, तो 123 प्रॉपर्टी है, 3 बच्चे हैं। ठीक है,
3 को मिल गया भैया, छत्र छाया है उन पे, 2 नालायक निकल गए बेटे। तो 2 नालायक निकल गए तो उनको मिला क्या, कुछ नहीं, उनको प्रॉपर्टी से अलग कर दिया गया। तो 123 थी मेरे पास प्रॉपर्टी मेरी पूरी, अलग किसको किया गया, 1 और 2 को, 1 और 2 को अलग कर दिया मैंने। जैसे लिखे होंगे वैसे ही, 2 उल्टा मत कर दिएगा, ऑर्डर रिवर्स नहीं करना है आपको। ऐसा नहीं कि 1 2 हैं तो वो अलग अलग हैं तो उनको ऊपर नीचे, मतलब 12, मतलब कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग। 12 को मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया, 1 और 2 को अलग कर दिया प्रॉपर्टी से, ठीक है। फिर क्या किया, 3 पे छत्र छाया थी केवल, 9 कर दिया। और ये जो 2 बेटे थे नालायक थे, इनको मिला अंडा 0, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दी वैल्यू, 12 को प्रॉपर्टी से अलग कर दिया। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/900, ये आपका आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो ऐसे कॉन्सेप्ट में तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे एक लास्ट कॉन्सेप्ट की, कि जब भी आपके पास कुछ ऐसी वैल्यूज़ आ जाती हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास पॉइंट से पहले बार वाली वैल्यूज़ आ जाती हैं, पॉइंट से पहले बार वाली वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो उसमें क्या करें। ऐसे मान लीजिए ये वैल्यू आ गई आपकी, तो इसमें क्या अप्रोच लगानी है वो मैं आपको बताऊंगा। जो भी आपकी पॉइंट से पहले वाली वैल्यू आए बार में, उसको क्या करना है, निगेटिव टर्म में लिखना है ऑलवेज। क्या करना है आपको इसे, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे पहले वेरिएबल की फॉर्म में, जैसे a पॉइंट BC है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, -a प्लस पॉइंट BC, इसको ऐसे लिखना है। इस तरीके से इसको भी ऐसे लिखना है, मतलब जो आपकी पॉइंट से पहले वाली वैल्यू थी उसको मैंने क्या किया, नेगेटिव में डिनोट कर दिया, और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू पॉजिटिव में एज इट इज़ नोट हो गई, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, जो बार लगा है आपका 1 पे, इसको मैंने -1 कर दिया, प्लस 0.53, क्लियर। एक अपवाद होता है इसमें नहीं, मतलब एक्चुअल में बार वाली वैल्यूज़ में अपवाद होता है, ये तो आपका कॉन्सेप्ट है ये। जैसे मान लीजिए इस पर एक और बेस्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ, 2.43 ले लिया, तो क्या करना है आपको, बार वाली वैल्यूज़ को नेगेटिव करना है, बाकी 0.43। आपको ये ध्यान रखिए कि पूरा आपको जो आपको गिवन है पॉइंट वाली वैल्यूज़, उसको पूरा नेगेटिव नहीं करना है। जो आपकी केवल जो पूरा एक आपका पूर्णांक 2 यहाँ पे गिवन है, जो दशमलव से पहले है, उसको हमें नेगेटिव कर लेना है। तो हमने नेगेटिव कर लिया, बाकी वैल्यू पॉजिटिव में लिख दी। तो ये था हमारा, जब आपके पास ऐसी वैल्यूज़ आ जाए, ठीक है। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन एक कभी कभी अपवाद है, लिमिटेशन है, हर चीज़ का लिमिटेशन होता है, ठीक है। तो इसका भी लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन का मतलब क्या है, ड्रॉबैक। ड्रॉबैक ये है, जैसे मान लीजिए कभी आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिखे 0.53, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो कहीं क्या भैया इसमें क्या दिक्कत आ गई, इसमें क्या है, इसमें भी बार लगा है 3 है, लेकिन ये कंडीशन आपकी पॉसिबल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, मैं आपको बताता हूँ। 0.5555 क्या ये वैल्यू रुकेगी 5 वाली, तो 3 के लिए आप जगह कोई स्पेसिफाई कर सकते हो, नहीं कर सकते यार, क्योंकि 5 की वैल्यू ही आपकी रिपीट होकर इन्फिनिट तक जा रही है, तो 3 को आप कहाँ प्लेस करोगे। तो ये हमारा क्या हो गया, अपवाद होगा, ये आपका गलत है, ठीक है। तो ये था लास्ट में आपका अपवाद, ठीक है। अब बात करते हैं, शायद आपके सारे कॉन्सेप्ट आज के हो गए, तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो भी आपको वैल्यूज़ बताई, जो भी आपको डेसिमल फ्रैक्शन से कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट फिर सारे क्लियर हो गए होंगे। तो अगले सेशन में बात करेंगे इसी के पार्ट 3 की, फ्रैक्शन का बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हमने पहले पढ़ लिया पूरा सिंपल फ्रैक्शन वाला पार्ट, ठीक है। सेकंड में पढ़ लिया डेसिमल। अब कॉन्टिन्यूएट, जो मतलब हमारे पास कॉन्टिन्यूअस, जैसे आपको वैल्यूज़ बताई थी, ऐसे 1+1 ऐसे कुछ वैल्यूज़ आ जाती हैं 3/2। तो इनको कैसे करें, इनको कैसे सॉल्व करें, ये अगले सेशन में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, बिकॉज ये हमें चीज़ें मोटिवेट करती हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड। आई होप आपको मतलब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और आपने ऐसा पढ़ा भी नहीं होगा कहीं, आप कोई नहीं बताता इतना डीप में, आपको कोई नहीं बताएगा कि यार बार वाली वैल्यूज़ इतना अच्छे से स्पेसिफाई करके, या कोई डाउट हो तो आपको इतना कोई नहीं लेगा, ठीक है। तो मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू।